गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और बिल्कुल मन लगाकर अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, है ना। बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 की पॉलिटी को सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग जो टॉपिक मैं लेके चल रहा था उसी को आगे लेकर हम लोग बढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पिछले वीडियोज में भी, कि मैं NCERT का हर एक टॉपिक को टच कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जिसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं हर एक टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ और इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों जरूरी है ना। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में दो कारण दिया जाता है ना, कि सत्ता की साझेदारी का दो मुख्य कारण है, दो मुख्य कारक है। और मैं बतला दूं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ही कि ये मैट्रिक के एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड का एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये मैट्रिक में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सत्ता की साझेदारी के एक युक्तिपरक कारक और एक नैतिक परक कारक, यानी CBSE वालों के लिए एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग के क्या क्या 2 कॉजेज है उसको बतलाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, प्रूडेंशियल, और सेकेंड आपका हो जाएगा मोरल, है ना। तो देखिए सत्ता की साझेदारी के बच्चों कितने कारण बतलाया गया है, 2 कारण बतलाया गया है। पहला है युक्तिपरक कारण और दूसरा है आपका नैतिक परक कारण, है ना। एक युक्तिपरक कारण और दूसरा नैतिक, बस 2 ही तो याद रखना है, प्रूडेंशियल मोरल, प्रूडेंशियल और मोरल, है ना। अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। एक बार यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको कहीं पर भी डिस्क्राइब करने में तनिक सा भी कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि युक्तिपरक कारण में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या क्या उसमें लॉजिक दिए जाते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक कारक में हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी वहाँ पे रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच, विभिन्न भाषा के लोगों के बीच, यानी देश के सभी नागरिकों के बीच, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी भी भाषा से क्यों न बिलोंग करते हो, यदि उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इससे आपसी टकराव की जो आशंका होती है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि किसी भी समूह विशेष के लोगों में बेगानेपन की जो भावना होती है वो फील नहीं होती है। यानी कि हर किसी को अपनापन, हर किसी के भीतर में अपने देश के प्रति, अपने शासन व्यवस्था के प्रति अपनापन की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में उन 2 समुदायों या 2 से अधिक समुदायों के बीच में किसी भी प्रकार के टकराव की आशंका उत्पन्न नहीं होती है। जैसा कि हमने कहाँ देखा था, बेल्जियम में, है ना, कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मैनेजमेंट के तरीके से किया गया था कि केंद्र की सरकार में भी हम लोगों ने देखा था कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या को क्या रखा गया था बच्चों, समान रखा गया था। ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखोगे कि मैंने बतलाया था कि ब्रुसेल्स में जो सरकार बनती है वहां पर भी सत्ता की बराबर इक्वल पार्टिसिपेशन पॉलिसी अपनाई जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि वहां पर ना फ्रेंच वालों को कोई आपत्ति हुई और ना ही कि डच भाषी लोगों को कोई आपत्ति आई, और न कभी बेल्जियम में किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति उत्पन्न हो पाई, है ना। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि गृह युद्ध की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होती है। सब में देखिए मैं क्रॉस लगाया हूं, है ना, कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि जब टकराव 2 समुदायों के बीच में नहीं आएगा, असंतोष की भावना जागृत नहीं होगी, बेगानेपन की भावना जागृत नहीं होगा, एलिनेशन नहीं आएगा, तो भाई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन कहीं पर आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।
और न ही राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोगों ने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका में क्या हो रहा था भाई कि सिंगली लोग जो थे वो अपने मेजोरिटी के बल पे बहुसंख्यक होने का फायदा उठाते हैं और वे क्या करते हैं भाई कि अपने ही बेटरमेंट के लिए सारे काम करते हैं, चाहे वो अपनी भाषा का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, सब चीज़ों में सिंगली लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है और फाइनली वहाँ पे क्या हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है ना। इस परिस्थिति में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ की राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है बल्कि वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सपोज दैट मैं भारत की बात करूँ, आज भारत में विभिन्न समुदाय, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। यदि हमारा केंद्र सरकार जो है वो किसी खास जाति, धर्म या भाषा के लिए केवल काम करने के लिए शुरू कर दे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा आप समझ सकते हो। जो दूसरे भाषा के लोग होंगे, दूसरे समुदाय के लोग होंगे, उनके मन में असंतोष की भावना जो है वो जागृत होने लगेगी, उनके मन में बेगानेपन की भावना जागृत होने लगेगी और वे कहीं ना कहीं वे देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना। हो सकता है कि विपक्ष वाले उनको अपने सपोर्ट में ले लें और विपक्ष वाले फिर बवाल कर देंगे, है ना, जैसा कि आए दिन हम लोग कई सिचुएशंस में देखते भी हैं, है ना। इससे क्या हो जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हूँ कि बहुसंख्यकों की इच्छा को जबरन अल्पसंख्यकों पे थोप देना। समझिएगा इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से कि यदि कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हुए बहुसंख्यकों के हित के लिए केवल काम करती है तो हो सकता है कि कुछ पल के लिए बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, परंतु आगे निकट भविष्य में वो न केवल अल्पसंख्यकों के लिए घातक होगा बल्कि साथ ही साथ बहुसंख्यकों के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बहुसंख्यकों की इच्छा को यदि जबरन अल्पसंख्यकों पे थोप दिया जाए तो इससे न केवल अल्पसंख्यकों का केवल नुकसान होगा बल्कि निकट भविष्य में बहुसंख्यकों के लिए भी वो घातक साबित हो सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है बच्चे, ये हम लोग क्या कौन से रीजन मानेंगे, तो प्रूडेंशियल रीजन मानेंगे, यानी कि युक्ति परक कारण मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, नैतिक परक कारण का। किसका बात करेंगे, नैतिक परक कारण का, है ना। नैतिक कारण या मोरल रीजंस क्या है उसके बारे में देखिए। सबसे बड़ा चीज कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को क्या कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का क्या कहा जाता है, स्पिरिट कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। और इस सेंटेंस को आप लोग याद रखोगे, कई बार मैट्रिक एग्जाम में ये 1 मार्क्स का यानी ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। कोई 2 ऑप्शन रह सकता है जिसमें एक ऑप्शन रहेगा क्या, आत्मा, है ना। तो हम लोग क्या भरेंगे, आत्मा, यानी कि सत्ता की साझेदारी को क्या कहा जाता है बच्चों, लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों के लिए, चाहे जैक बोर्ड वाले हों चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हों, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ाने के दौरान ही सबसे बड़ी चीज पे बात कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये सबसे बड़ा चीज़ है। पढ़ाने के लिए तो आपको कोई भी पढ़ा देगा और आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है ये बहुत कम लोग बताते हैं और ये विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ना। कभी कभी क्या होता है बच्चे कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम और लिमिटेड पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक मैनेजमेंट के थ्रू पढ़ते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू पढ़ाई करते हैं, है ना। तो आपको उसी प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है।
इसी वजह से मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के दौरान ही बताता हूं कि ये क्वेश्चंस है। चाहे मैं इंग्लिश का भी क्लास लेता हूं तो आप इंग्लिश के भी मेरे वीडियोज में देखते होंगे कि जिस पैराग्राफ से क्वेश्चंस रहता है मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करता हूं, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूं कि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है ना। तो क्या मैं बतला रहा था बच्चों की सत्ता की साझेदारी को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, यानी कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। लोकतंत्र का अर्थ ही है, यदि हम लोग और इसके बृहत अर्थ पे यदि जाएं तो हम लोग क्या बतलाएंगे, क्या नोट्स में लिखेंगे भाई कि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सबकी भागीदारी, यानी कि देश की सीमा के भीतर जितने भी समुदाय के लोग रह रहे, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाषा के लोग हों, तो सत्ता में सबकी एक समान अनुपात भागीदारी होनी चाहिए। सत्ता में आने का सबको एक समान रूप से अवसर देना चाहिए। देखिए भागीदारी का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यदि वो एलिजिबल नहीं है तो भी उसको ला दो, नहीं। डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में सबको फ्रीली और फेयरली इलेक्ट होने का अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि समुदाय का एक निचले तबके के लोग भी सत्ता में आ सके, है ना। इसीलिए मैं लिखा हूं कि लोकतंत्र का अर्थ है क्या, सबकी भागीदारी, और यदि सबकी भागीदारी होगी तभी हमारा जो है वो देश सबसे बेहतर हो सकता है। यानी हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि नैतिक कारण में कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये वो स्लोगन नहीं है जो आप सोच पा रहे होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है बच्चों कि देश के सभी समुदाय, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा के लोगों, सबका साथ होना चाहिए सत्ता की साझेदारी में, और सबका विकास एक समान रूप से होना चाहिए। तो ये है बच्चों आपकी सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख कारण, है ना। और ये पूछता है कि भारतीय परिवेश में, है ना, कि भारतीय संदर्भ से उदाहरण देते हुए एक युक्ति परक और एक नैतिक परक एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ नोट्स यानी कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको आंसर बनाना है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पॉलिटी में पूछा जाता है। इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से दोबारा जरूर देखेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए तो बेशक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के रूप, क्या क्या सत्ता की साझेदारी के रूप है। ये भी आपका एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, संयम से काम लेना है। ऐसा नहीं कि लास्ट टॉपिक है हटा दो, क्या क्यों पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का जो विभाजन जो है वो विभिन्न प्रकार से किया गया है। आधुनिक लोकतंत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि सत्ता का जो विभाजन है वो अलग अलग तरीकों से किया गया है। किसी को हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहा गया, किसी को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। कि आधुनिक लोकतंत्र में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांटा गया है, ठीक है। सत्ता को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो पावर्स को किस रूप में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी विधायिका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका हो गया, जुडिशियरी आप समझ रहे हो न्यायपालिका। और ये तीनों टॉपिक ऐसा है जिसे आप 9th क्लास के पॉलिटी में भली भांति पढ़े होंगे, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा डिफाइन करने जा रहा हूँ कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। मैं इसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप 9th क्लास के में इसके ऊपर बहुत अच्छे से पॉलिटी में पढ़ना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का जो विभाजन जो है वो सबसे पहले किस रूप में किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, यानी कि इसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। समझ में आ रहा है, किसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण, है ना। इस सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका जो है वो हमारी संसद या विधानसभा से जुड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है।
समझिए बात को। यदि संसद में हमारा एग्जीक्यूटिव जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट्स हैं, यदि वो कोई गलत कार्य करने के लिए स्टार्ट करे, तुरंत विधायिका का वो अंग जो विपक्ष की भूमिका में है वो तुरंत इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी कि वो कभी भी कार्यपालिका को सीमा से बाहर जाकर, जो दायरा है हमारा डेमोक्रेसी का जो लिमिटेशन है उससे बाहर जाके उसको काम करने की कभी भी अनुमति नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार से विधायिका का वो अंग जो विपक्ष की भूमिका में है, यदि वो भी सीमा से बाहर जाके काम करेगा तो हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो भी उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगा, है ना। अब देखिए न्यायपालिका की नियुक्ति जो है वो सामान्यतः हमारी कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति जो है वो सामान्यतः कौन करती है, हमारी कार्यपालिका करती है। लेकिन यही न्यायपालिका जो है, यही ज्यूडिशियरी जो है वो हमारे कार्यपालिका और विधायिका लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर कंट्रोल रखता है। यदि संसद में ऐसा कोई कानून बना दिया जाए जो पब्लिक के लिए बेटर ना हो तो न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर कर सकती है, उसके ऊपर स्टे लगा सकती है ना। यदि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो वहाँ पर जुडिशियरी जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव को, हमारे गवर्नमेंट को फटकार लगा सकती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, शायद जुडिशियरी को, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये इनफ नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत हो, चाहे वो वेंटिलेटर का हो या तमाम मुद्दे हो। इन सभी मुद्दों पर समय समय पे क्या किया गया है भाई कि फटकार लगाई गई है। आप लोग अभी हालिया में पेपर में या न्यूज़ में देखे होंगे या पढ़े होंगे कि यूपी का जो हाई कोर्ट है, यूपी हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि यदि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी भी कोविड पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो वो मर्डर की श्रेणी में आएगा। यानी कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर एग्जीक्यूटिव के ऊपर हमारा जुडिशियरी जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि आप गवर्नमेंट हो, आप सरकार हो, आपके ऊपर दायित्व है और आपको वेल परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेज, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये तीनों डिवीजन समझ में पे आ रहा होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप समझ सकते हो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक ही स्तर पे अपने अपने काम करते हैं और लिमिटेशन में रह के काम करते हैं। कोई भी ओवर लिमिटेशन नहीं जा सकता है, न विधायिका जा सकती है, न कार्यपालिका जा सकती है और न न्यायपालिका। ठीक है, आइए अब देखिए सत्ता का एक और विभाजन करने का तरीका बतलाया गया है, वो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में। उम्मीद करता हूं कि ये चीज से आप परिचित होंगे। जो पूरे देश के लिए सरकार होती है, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार हमारी दिल्ली में चल रही है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, केंद्र सरकार कहलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगा। और बाकी जो स्टेट्स में गवर्नमेंट चल रही है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार कहलाएगी। ठीक है, और जो स्थानीय सरकार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे नगर के लिए नगर निगम हो गए और नगर पालिका हो गए, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे हो गए यानी गांव स्तर पे हो गया, ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार का ही वो अंग है। चाहे नगर पालिका, नगर निगम की हम बात करें तो वो भी स्थानीय सरकार की है। यानी सत्ता का विभाजन जो है वो इस प्रकार से भी किया जा सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में, है ना। और इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, यानी कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान दोगे कि ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी का टाइप का जो डिवीजन था इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और ये वाला जो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना क्यों, कौन विच वन वॉज हॉरिजॉन्टल डिवीजन एंड विच वन वॉज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना। तो आप बिल्कुल
एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में भी सत्ता का विभाजन किया जाता है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार भले ही केंद्र लेवल पे होती है, लेकिन इसका भी अपना एक सीमा होता है, इसका भी पावर का अपनी एक दायरे होते हैं, है ना। इसी प्रकार से राज्य सरकार जो होती है वो राज्य लेवल पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए वो जिम्मेवार होती है। इसको भी संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट के अनुसार से हमारा एक निश्चित अधिकार, एक निश्चित राइट्स दिए गए हैं। आप लोग पिछले साल की बात करो तो आपको याद होना चाहिए पश्चिम बंगाल, जब पश्चिम बंगाल में हम लोग देखे थे कि सीबीआई की टीम आई थी दिल्ली से और पश्चिम बंगाल के साइड डीजीपी को अरेस्ट करने के लिए आई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे स्टे लगा दिया और ममता बनर्जी की सरकार जो थी वो उसे अरेस्ट करने नहीं दी, सीबीआई वालों को खाली हाथ जाना पड़ा। क्यों भाई, उसका भी अपना कुछ राइट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ राइट होते हैं, है ना। तो सबको एक लिमिटेड पावर दिया गया। इसी प्रकार से यदि आप धनबाद में रह रहे हो तो यहाँ पे नगर निगम है, तो आपके जो मेयर हैं उनके भी कुछ अपने अधिकार हैं, वार्ड पार्षद हैं उनके भी कुछ अधिकार है, क्योंकि वो भी लोकल गवर्नमेंट के पार्ट हैं। इसी प्रकार से यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, वहाँ पे मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, है ना, तो उन लोगों का भी अपना अपना एक राइट मिला है, वो भी कानूनन और संवैधानिक रूप से मिला है। और कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का सरपंच या मुखिया हो, कोई भी अपने सीमा में रहते हुए ही वो कार्य कर सकती है और जितना उसे अधिकार मिला है उसी के अकॉर्डिंगली ही वो कार्य कर सकती है। तो इस प्रकार जो सत्ता का विभाजन किया जाता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। कुछ जगहों पे हम लोग देखते हैं कि सामुदायिक सरकार के रूप में भी सत्ता का विभाजन किया गया है और इसका जीता जागता उदाहरण आप पिछले टॉपिक में पढ़े हो, बेल्जियम, है ना, जहाँ पे भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पे सत्ता का विभाजन किया गया था। मैंने बताया था ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, डच वालों के लिए अलग, फ्रेंच वालों के लिए अलग और जर्मन भाषी लोगों के लिए अलग। और उनका कार्य क्या था कि अपने समुदाय के लोगों की, अपनी संस्कृति के लोगों की, अपने भाषा के लोगों के डेवलपमेंट का काम करना, ठीक है। एक और चौथा है जैसे आंदोलन, दबाव समूह, है ना, ये सारी चीजें भी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आधुनिक समय में सत्ता की क्या किया गया है बच्चों, साझेदारी की गई है, सत्ता को बांटा गया है, पावर्स का डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है बच्चों तो लास्ट में आपको क्या करना है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने अब तक तो लाइक बटन दबा दिए होंगे, है ना। और यदि फिर भी आप लोगों में से कोई बच्चे नहीं लाइक बटन को दबाएं तो प्लीज लाइक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। आप लोग पूरा देखिए, इसमें जितना कंटेंट के स्टार्टिंग में है मटेरियल, वो अंत तक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल आपके लिए है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग कंटेंट को पूरा देखिए, है ना। और यदि अच्छा लगता है तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि मैं नित्य दिन आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। बस आवश्यकता है तो आपके लाइक और सब्सक्राइब की, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।